ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसपीए के हवाले से है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट। अक्सर लोग जो कि रीजन में वहाँ नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे ओमान में या दुबई में या फिर किसी और जीसीसी रीजन में। तो आपको वहाँ के जो रूल्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो उसका अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर लोग जो है वो ब्लाइंडली जो है डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम उस एसपीओ को रिव्यू करें। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद में मौजूद हैं और हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें आपने उसमें आइडेंटिफ़ाई करनी है बिफोर यू साइन इट। क्योंकि जब आपने साइन कर लिया फिर आपने ऑफ कोर्स उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया बगैर उसको पढ़े हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो उस रीजन में नहीं रहते। आप अगर यूएस में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं। तो आज हम उस पे थोड़ा-सा ब्रीफली कवर करेंगे। तो जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में पूछिए, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में एड्रेस करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यासीन। आप कैसे हैं? ठीक-ठाक, ज़बरदस्त। ये जो आपने बैकग्राउंड पिक्चर लगाई हुई है ये पिछले सुल्तान और करंट सुल्तान की है ना? ऐसे ही है। इस साइड पे जो है वो पिछले सुल्तान है, सुल्तान हाँ, काबूस। और इस साइड के ऊपर जो है वो करंट सुल्तान है, सुल्तान हेतम। राइट, तो राइट। ये पिक्चर मुझे बहुत 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 जबरदस्त लगी। यानी कि ये अम, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है मेरे ख्याल में, है ना? बिल्कुल। वो हो रहा है, ओमानी बैकग्राउंड, लोग नजर आ रहे हैं, झंडे नजर आ रहे हैं। तो अब जब से मुझे मिली है तस्वीर में, मेरे बैकग्राउंड पे यही यही लगी हुई होती है। क्योंकि मैं तो ज़बरदस्त। बहुत बड़ा फैन हूँ इन दो शख्सियत का। क्योंकि आई थिंक इस पूरे रीजन के अंदर जो ये हमारे दोनों सुल्तान हैं, इनका हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि किसी तरह से लड़ाइयाँ खत्म की जाएं। लेकिन वो और हो नहीं रही। हाँ, लड़ाइयाँ बिल्कुल, चलती चली बिल्कुल जा रही नहीं हैं। नहीं हो रही, लेकिन मतलब इस तरह के लोग हमें और चाहिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमें आगे जाते हुए हमें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। 2025 में भी अगर हम अपने मसले लड़ाइयों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया के कोई मसले लॉन्ग टर्म में लड़ाइयों से सॉल्व नहीं होते। हुँ, एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, वो होते हैं डायलॉग। हुँ, डायलॉग, बातचीत, डिस्कशंस, बिल्कुल। बस। तो ये बेसिकली मैसेंजर हैं पीस के। और अभी भी आपने देखा है कि लास्ट अभी ईरान और अभी यमन का भी जो मसाइल चल रहे थे सारे, और अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है इनके अंदर, तो वो सारी मस्कत में हो रही हैं। तो इन्होंने अपने आप को बड़ा जबरदस्त स्टैब्लिश किया हुआ एज अ पीस ब्रोकर इस हुँ, रीजन के। और अब उसी को ही कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने पीसफुल हैं कि हम लोग अब ना हम किसी से लड़ते हैं और ना हम किसी को लड़ने की इजाजत देते हैं, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं कि वो लड़ाइयाँ खत्म हो। और उसी बेसिस पे अब ये आगे जा रहे हैं। तो हुँ, जो लोग देख रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं ओमान को, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना कि वो जो हमारे सारे ज़्यादातर रीजन्स हैं, वो जंगों में ही फँसे पड़े हैं, राइट? चाहे वो नॉर्दर्न अरब रीजन हो, मतलब टर्की, शर्की नीचे का सीरिया, फिर लिबिया, फिर उसके बाद इराक, ईरान, उसके बाद फिर अब पाकिस्तान और इंडिया का भी सिलसिला चल रहा है, देख रहे हैं आपके क्या चल रहा है। जंगें, जगह, 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 और हम 2025 में, हम 2025 में, मतलब समझ नहीं आता कि 2025 में पहुंच के भी हमें जंगें हुँ, करनी होंगी मसलों को सॉल्व करने के लिए। हम बिल्कुल। किधर आगे गए? हम तो पीछे चले गए खैर और। इसमें तो जियोपॉलिटिकल रीज़न्स भी इन्वॉल्व है ना, जिसमें दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। अब ऑफ कोर्स हमें सरफेस पे तो नज़र नहीं आता, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल ऑफ रहा होता है जो कोर्स वो इन्वॉल्व जो होती हैं, इस लेकिन वो चीज़ को फ़ीड प्राइस करती हम हैं। गरीब आदमियों ने पे करनी है उसकी। बिल्कुल। इकोनॉमी ने पे करनी है, गरीब आदमियों ने पे करनी है। वो नफ़रतें जंगों से बढ़ती ही हैं, कभी कम हुई हैं हुँ, नफ़रतें? बिल्कुल, तो वो दुःख है जो भी हो रहा है इस वक़्त, बहुत शदीद शदीद दुःख है। अच्छा, बिल्कुल। ख़ैर आते हैं इसके ऊपर हाँ, आज का जो टॉपिक है। पहले तो उसे बता अ दीजिए कि ये एसपीए किस तरह का होता है, क्या डॉक्यूमेंट है वो? और जो लोग फर्स्ट टाइम ये सोच रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है ओमान में या दुबई में, तो उनको क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं शुरू में? यानी कि अगर बात कर रहे हैं किसी ब्रोकर के साथ या फिर किसी डेवलपर के साथ, तो ऑफ कोर्स वो तो फ़ौरन एसपीए भेज देगा या वो कहेगा हमें जो है डिपॉज़िट डाल दो और फिर एसपीए मैं बाद में भेजूँगा। तो उसको ज़रा क्लैरिफ़ाई करें कि ये अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं, तो उनको क्या चीज़ देखनी चाहिए? जी, जी, जी। बड़ा ही आपने इम्पोर्टेंट चीज़ पहले निकाली। मैं सोच रहा था इसको मैं बीच में डिस्कस करूँगा जब मेरी स्लाइड्स आएँगी। एसपीए बेसिकली वो एग्रीमेंट होता है जो बायर और सेलर के दरमियान होता है। सेल्स एंड परचेज़ एग्रीमेंट, ठीक है? ये सेल्स एंड परचेज़ एग्रीमेंट जो होता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। अच्छा, ये सेल्स एंड परचेज़ एग्रीमेंट जो है, क्योंकि ये सेलर की तरफ से आता है,
तो इसमें बहुत ज़्यादा बातें जो फ़ेवर कर रही होती हैं, वो सेलर की कर रही होती हैं। तो जब वो सेलर की कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट की तरह लॉयर्स या सॉलिसिटर्स तो इन्वॉल्व होते नहीं है यहाँ पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि वेस्ट के अंदर तो ये सिलसिला है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिलसिला है, वहां नहीं होते। तो वो जब वो डॉक्यूमेंट उनके पास आता है तो कहते हैं इतना मोटा डॉक्यूमेंट, इतने सारे पेजेस, ठीक ही लिखा होगा, अब तक तो अच्छे लग रहे हैं, मार्केटिंग भी जबरदस्त है, मैंने तो एड्स देख लिए थे, वो सब उन चीजों की बेसिस के ऊपर लोग थोड़ा सा उसको बहुत लाइट ले लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब करते होंगे, लेकिन जो जो भी कुछ लोग उसको लाइट लेते हैं और फिर वो उसको साइन कर देते हैं, और फिर वो जब चला जाता है, और जब सिचुएशन कभी ऑन एंड ऑफ होती है किसी भी वजह से, तो फिर वो कहते हैं अच्छा, तो फिर वो जो डेवलपर है वो कहता है ये तो एसपीए में लिखा हुआ है, इतनी पेनल्टी होगी, इतने पैसे कटेंगे, ये होंगे वो होंगे, तो फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या हुआ, ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो ये हो गया। तो इसलिए ये एसपीए का डिस्कशन हम करना भी चाह रहे हैं कि एक तो ये कि एसपीए जो है वो आपको 1 रुपया किसी को देने से पहले रिव्यू करने की जरूरत है। इस एक्साइटमेंट में कि ये मुझे प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और ये कहीं यूनिट ना निकल जाए और इससे अच्छी तो प्रॉपर्टी को दुनिया में है नहीं, और फटाफट मैं पेमेंट कर दूं, क्योंकि मैं लोगों से एंगेज हो ना, तो मैं ये देख रहा हूं कि उनका इतना एक्साइटमेंट है कि यार ये फटाफट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और उनका कोई ध्यान जो है वो एसपीए के ऊपर नहीं है, बल्कि एसपीए कुछ जगहों के ऊपर तो 15-15, 20-20% पेमेंट लेने के बाद भेजा जा रहा है। अब हुँ। मुझे बताइए, आप एक ऐसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ की क्रिटिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, और जो आप आप वहाँ कह मौजूद रहे हैं भी कि नहीं हैं। मैं किसी हुँ। के साथ इंगेज होऊंगा, उसके बदले में मुझे वो रिटर्न में वो प्रॉपर्टी मिलेगी। अब उस पीरियड के अंदर कोई भी चीज आगे हो गई, पीछे हो गई, कुछ हो गया, वो हो गया, आपने बगैर पढ़े उसको, या बगैर समझे, या बगैर किसी से डिस्कस किए हुए वो कैसे आपने साइन कर दी, और वो आपने पैसे कैसे पहले भेज दिए। मतलब ये भी और केसेस हैं कि स्पेशली लोगों अगर ने आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, पैसे आप भेजे। बाहर बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं या यूएस में, कनाडा में, फिर तो और भी रिस्की है ना कि आपने विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपने पैसे भेज दिए, तो फिर तो आप फँस जाएँगे। फंस जाएंगे, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन भी तो हाई होती है ना, जो हाँ। वेस्ट में लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं यार 98% चांसेस हैं सब ठीक होगा, राइट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यानी इस रीजन के अंदर बहुत सारे मसले हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की है तो इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं। हुँ। यानी डेवलपर ने मांगा कि जी इतने परसेंट दे दें, ये हमें ये, और आपने दे दिया विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे पास पेपर वर्क क्या है, मैं किसके हुँ। बिहाफ के ऊपर ये पैसे भेज रहा हूँ। क्या क्या होगा अगर अगर मुझे फर्ज करें कल मुझे नहीं समझ आया, तो मैं कहाँ खड़ा हूंगा उसके साथ। मैंने तो 20% भी पे कर दिए, दस हाँ। परसेंट पे कर दिए। तो एक तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि एक तो कोई भी 1 रुपया भी आप ना दें, और अगर दें तो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि 1 रुपया रिफंडेबल है। अगर मुझे एसपीए समझ नहीं आता तो मुझे मेरा पूरा वेस्ट पैसे वापस वापस होंगे, क्योंकि एसपीए कोई आसान डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो उनके एंड से लॉयर बनाते हैं। हुँ। उन्होंने तो एक वो तो एक कंपनी है, तो उनके उन्होंने पास तो तो एक्सपर्ट लॉयर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हायर की हुई होती है जो कि हुँ। काम कर रही होती है। बिल्कुल। और उस ऑर्गेनाइजेशन के का जो काउंटर पार्टी होते हैं वो कौन होते हैं, आप। और सोने पे सुहागा कुछ लोगों की तो पहली इन्वेस्टमेंट है। अब आप बताइए जिनको पता ही नहीं कौन है है वीकर साइड के ऊपर। कि हाँ। और वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लॉ लिखा हुआ है और आपको कुछ नहीं पता कि एक तो उसको देखना कैसे, फिर कंट्री के लॉस क्या है, क्या हुँ। इन्होंने सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, नहीं पता आपको। और आप जो है वो पैसे भेज दिया आपने। तो केसेस हैं जो मैं अभी पीछे देख रहा हूँ। और तो आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि वेस्ट में तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो दोनों पार्टीज़ अपना-अपना लॉयर इन्वॉल्व करती है। यानी कि बायर का भी एक लॉयर होता है और सेलर का भी लॉयर होता है। वो लॉयर्स जो हैं, वो बैठ के डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं और कोई भी ऐसा क्लॉज़ होता है तो उसको वो जो है वो पूछते हैं कि भई इसको क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो नेगोशिएशन होती है ना पूरी। तो आप ये कह रहे हैं कि उस रीजन में अभी तक ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। यानी कि सेलर की तरफ तो होगा लॉयर, ख़ास तौर पे अगर डेवलपर है, लेकिन जो बायर है उसके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉयर की ना?
यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट होती है कि वो जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना, तो वो अगली आप पार्टी वो पूछती है, "अच्छा कर ही भाई नहीं अपना सकते लॉयर का आप। कॉन्टैक्ट भेजो, हम उससे बात वो कर करेंगे।" कर ही नहीं सकते, वो लॉयर लॉयर हुँ, से बात करेगा ना, हाँ, लॉयर आपसे तो नहीं बात कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि आप उसको लॉ पता है, आपको लॉ ही नहीं पता। हाँ, तो ये वो बड़ा जिस की है लैंग्वेज में वो कि बात करेगा, वो हाँ, लॉयर ही समझ सकता है। तो इसका मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ख़ास तौर पे वो लोग जो वेस्ट से बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये मेक श्योर करना है कि उनके पास भी एक लॉयर हो, जो उस एसपीए डॉक्यूमेंट को रिव्यू करे साइन करने से पहले। और फिर एब्सोल्यूटली। उसके बाद जो भी उनको जो एतराज़ात हैं उसके ऊपर, वो फिर पेश करें कि भई हमें ये क्लॉज़ समझ नहीं आ रहा, या ये हमारे फ़ेवर में नहीं है, इसको कैंसल करें, जो भी है, वो उसमें चेंजेस के बाद ही करें। साइन करने से ये पहले और यासीन पैसे देने से भी पहले। एग्ज़ैक्टली, पैसे तो देने मतलब केस तो पैसे तो ऐसा देने भी ही है, चाहिए। हाँ, केस अवेलेबल है ऐसे, हाँ। कि उन्होंने पैसे भिजवा दिए हैं। वो अज़म्पशन में भिजवा दिए उन्होंने कि भई सब ठीक लग रहा है, सब ठीक ही होगा। बस तो अब हाँ, इसमें डेवलपर का क्या कसूर? हाँ। राइट? तो और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और उस तरह की कंट्रीज़ में तो ये चीज़ें चलती हैं कि भई बस तुम बयाना दे दो, पैसे दे दो, हमारी आपस में बात हो गई है, लिखत पढ़त कुछ नहीं हुई। लेकिन वो एक ज़बानी बात का एक एक है वहाँ पे कल्चर ना, ख़ासतौर पाकिस्तान में तो है। तो ऑफ़ कोर्स वही ट्रेंड इन मुल्कों में भी थोड़ा बहुत चलता होगा। तो लेकिन ऑफ़ कोर्स जो लोग वेस्ट में बैठे हुए हैं तो उनकी तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है। वो तो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ना। हाँ। और दूसरे ये कि मार्केटिंग के अंदर तो जो मुँह से बोल रहे हैं, राइट? वो तो मुँह से बोल रहे हैं क्योंकि एक ही हुँ, ऑब्जेक्टिव है, बेचो, बेचो, बेचो। अब अगर वो जो मुँह से बोला है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है या बोला कुछ था और लिखा हुआ कुछ है, तो वो हुँ, गैप तो आपने आइडेंटिफाई करना है ना। वो तो नहीं बताएँगे आपको कि जी वो हमने कहा ये था और है ये। तो ये भी आपको आपको मैच करना है और यही हुँ, हमारी आज की पॉडकास्ट भी है कि हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, हमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है। बाय द हाँ, वे डिस्क्लेमर ये है कि मैं लॉयर नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत जगहों के ऊपर, खराब इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, फँसे भी थे सिचुएशन में और पीछे क्योंकि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया है, बहुत सारी, तो उनके कोई 25-25, 30-30 पेजेज़ के कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़े हैं खुद। क्योंकि साइन करने से पहले ये तो पता है ना हमें कि पढ़ना चाहिए। तो हुँ, हम बगैर पढ़े तो किसी को चीज़ पे साइन कर ही नहीं सकते। तो अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास आया हो और हमने खोल के देखा ना और ये ना कहो कि यार 1-2 दिन के बाद आ जाना। तो मैंने तो 25-25, 30-30 पेज के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे पढ़े हैं। तो वो मेरा सारा एक्सपोज़र, फिर ऑब्वियसली मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपोज़र, फिर यूके की इन्वेस्टमेंट्स का, दुबई की इन्वेस्टमेंट्स का, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का, वो जब मैं लेंस लेके जब उस पे जाता हूँ तो मुझे मसले निकल के नज़र आ रहे हैं मुझे। सोचिए, तो हुँ। लॉयर को क्या नज़र आएगा उसके अंदर? तब मुझे नज़र आ रहा है, मैं तो कोई बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मेरा एक्सपोज़र होगा इस डोमेन के अंदर, लेकिन जितना भी एक्सपोज़र है उसमें मुझे मसले ये ऑब्वियस आपकी नज़र आते कलेक्टिव हैं। वो है ना नॉलेज है जो आप शेयर कर रहे हैं। बेसिकली इतने आप पीरियड लॉयर के तो नहीं अंदर। है। हुँ, हाँ, तो वही कि मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन उस चीज़ से एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था। हम ओमान के एक लॉयर को भी इनवाइट करेंगे और अपनी पॉडकास्ट में बुलाएँगे और उससे ही सारी बातें पूछेंगे कि क्या ये लॉ है कि आप कस्टमर से जो है वो पहले पैसे ले लें और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट भेजें? ये लॉ नहीं है ओमान का, या ये चीज़ अभी अंडर कंसिडरेशन है भी या नहीं? बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, हुँ, क्योंकि मुझे नहीं पता हो सकती, ऑब्वियसली उनको हाँ, उनको पता होगी। तो ये भी था कि हम ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि वो हमें सही बात पता चले। क्योंकि आपका सारा एक्साइटमेंट जो है ना वो एक, क्या कहते हैं ना, झाग की तरह बैठ जाएगा जब कोई प्रॉब्लम आती है 1 आध साल के बाद। हुँ, और बिल्कुल। प्रॉब्लम का पता नहीं, ये ट्रेड वॉर को किसने एंटीसिपेट किया था? जंग का इवन किसने पाकिस्तान इंडिया एंटीसिपेट की किया वॉर था? किसने एंटिसिपेट की थी, जो किसने अभी शुरू हो गई है। एंटीसिपेट की थी? किसी हाँ, ने की थी? अब उसका लेकिन इम्पैक्ट तो हमें बाद में पता चलेगा ना, कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। बाद में वहाँ तो क्योंकि पता लोग क्या तो है, वही हैं जो स्टार्ट वहाँ हो काम गया करते है। रहते हैं। हाँ, लोगों के दरमियान और दूरियां बढ़ेंगी। बिल्कुल। बड़ी मुश्किलों से करीब आए थे, फिर दूरियां बढ़ेंगी। तो खैर एनीवे, हम उस पे हुँ, नहीं जा रहे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम थोड़ी स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं कि जी, यू नो एसपीए 101 की बात करते हैं। हाँ, राइट? तो शेयर स्क्रीन। अच्छा, नाजरीन जो देख रहे हैं वो अपना फीडबैक जरूर दें। ये जो मैं हम स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो बता दें कि भाई करनी चाहिए, नहीं लगती हम बातचीत कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन वो फॉर्मेट जो अभी आप प्रेफर करें वो बता दें आप हमें। मुझे लग रहा है कि स्लाइड्स जरा
कंसाइज हो जाती हैं, स्पेसिफिक हो जाती हैं और हम थोड़ा-सा डाइवर्ट नहीं होते टॉपिक से। बट अगर आप हाँ, समझते प्लीज़। हैं कि नहीं कुछ और आपने देखना है तो फिर वो भी हम बात बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ फील बिल्कुल, फ्री। अच्छा आपने पॉइंट दिया। प्लीज़ ऑडियंस में से जो भी लोग देख रहे हैं, हमें अपना कमेंट्स में जो है फीडबैक दीजिए। हर किसी भी हवाले से, चाहे वो ये फॉर्मेट हो या अगर आप कोई और चीज़ देखना चाहते हैं इन इन पॉडकास्ट के अंदर, आप चाहते हैं कोई और टॉपिक हम कवर करें, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स में डाल के, और हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमने शुरू ही इसीलिए किया है कि हम और आप मिलके ना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें ओमान के बारे में। हुँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमें बहुत पता है ओमान के बारे में और वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। हमने हमेशा ये सोचा है कि हम किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आई हैं एसपीए का भी ये यासीन याद है आपको कमेंट्स आए हुए थे इस तरह के ना, कि जी, जी, रिस्क की नहीं बात हुई, इन चीज़ों की बात हुई, वहाँ से उठाई हैं हमने चीज़ें ये। तो बिल्कुल। कुछ आइडियाज़ जो हम प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, ये हमारे ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते, बल्कि हमारे पास जो कमेंट्स आए हुए होते हैं फीडबैक और होता है। यासीन का तो मैं देख रहा हुँ, हूँ कि बड़े एडमेंट होते हैं कि जी, ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को एड्रेस करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो उसी के बेसिस पे हम ये कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? जी, जी, आ रहा है। आ रहा है, राइट, अच्छा चलें जी। एसपीए को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। हमने तो वैसे ही एक ऐसी है ना थोड़ा फैंसी सा वर्ड है ना एसपीए सेल्स परचेज एग्रीमेंट बट जनरली इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एग्रीमेंट भी कहते हैं लोग। हुँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो पेपर के ऊपर साइन हो किसी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या एसपीए कहते हैं। ठीक है जी। आपकी जैसे स्क्रीन शेयर आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बंद हो भी तो गई। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर आपकी बंद हो गई है। आ गई? नहीं, बंद हो गई। अभी शुरू में आई थी, फिर बंद हो गई। अच्छा। अ स्क्रीन शेयर अच्छा प्रेजेंट शेयर स्क्रीन एंटायर स्क्रीन अब सही है? हाँ, अब आ गई है। अब आ गई? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। राइट। अच्छा पॉइंट ये है कि जो एसपीए का रिव्यू करना है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही क्रिटिकल है। आप उसको किसी तरह से इग्नोर या अंडरप्ले नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये। जितना एक्साइटमेंट आपको लगता है प्रॉपर्टी का, वो एक्साइटमेंट एसपीए जो है, वो बिल्कुल गायब कर सकता है। एसपीए के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, जिसपे आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो नहीं खरीद रहा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर जो क्लॉज़ लिखे हुए हैं वो मेरे मेरे लिए नहीं लिखे हुए। ये सारे के सारे वन साइडेड है, राइट? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी एडवाइस है। जो डेविल है ना, वो डिटेल के अंदर है। तो अगर हम 15-20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट आया तो हम सोच रहे हैं अब उसको कौन पढ़े, क्या देखें, किसको दें? बिल्कुल होता है ना, आसान काम थोड़ी है, कोई डॉक्यूमेंट उतरे और आप कहें कि यार इसको मैं आराम से अब वो आराम से देखना ना मैंडेटरी है और वो डेविल जो है वो डिटेल के अंदर ही है। जितनी डिटेल में आप जाएँगे, इतने ही आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हुँ। ये इसका स्टेटमेंट है और बड़ा रेलेवेंट स्टेटमेंट है इसका, कि डिटेल में आपने जाना है चेक करने के लिए। कोई एंगल नहीं छोड़ना क्योंकि जो एंगल आप छोड़ेंगे, कहीं वही एंगल आगे प्रॉब्लम का बायस ना बन जाए आपके आपके लिए। ठीक है? अच्छा और एक वही एडवाइस हम पहले भी कह चुके हैं, ₹1 ना पे करें आप किसी भी डेवलपर को जब तक आप एसपीए रिव्यू ना कर लें। ये मेरी सिंपल एडवाइस है सब लोगों को। आगे चलते हैं। अच्छा एजेंडा सबसे पहले तो जो चीज़ हमें करनी है प्रोजेक्ट और डेवलपर, राइट? इस पे बात करेंगे। दूसरी फिर प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशंस जिसको जनरली टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी चूज़ की और उसकी जो स्पेक्स हैं, वो आपने चेक करने हैं। फिर उसके बाद पेमेंट प्लान है। उसके फिर माइलस्टोन्स क्या हैं? मतलब डिलीवरी डेट लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई? इफेक्टिव डेट क्या होती है? इस तरह की चीज़ें। फिर डिलीवरी एंड कंप्लीशन टर्म्स क्या हैं? यानी डिलीवरी होगी तो किसको होगी? कंप्लीशन के वक़्त क्या होगा? स्नैगिंग जब होती है, स्नैगिंग मतलब चेकिंग होती है, उस वक़्त क्या करेंगे? कौन करेगा? उसके बाद जब प्रॉपर्टी उन्होंने आपको दे दी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद टाइटल ट्रांसफर कब होगा? उसमें उनका क्या रोल होगा? रजिस्ट्रेशन जो आप करने जाएँगे गवर्नमेंट के पास, वो किस तरह से होगी? अच्छा, उसके एक बाद क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ करूँगा कि जी, मेरा एक ऑफ़िस में भी हमारा एक ग्रुप है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हम आपस में बातें करते रहते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि दुबई में भी ओमान का तो ख़ैर हमें पता है कि 100% ओनरशिप प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि दुबई में अभी भी 100% ओनरशिप पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। जो लैंड होती है वो अभी भी गवर्नमेंट लीज़ करती है। गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट उसको लीज़ करती है, लेट्स से फॉर 100 ईयर्स और व्हाटएवर। तो ये बात सही है?
देखिए, वो बात करते हैं फ्री होल्ड की। अभी रिसेंटली एक खबर आपने जनवरी में देखी होगी, शेख जायद के साथ की जो प्रॉपर्टीज थी, वो उन्होंने लीज होल्ड से फ्री होल्ड की हैं। अच्छा। तो ये जरूर सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी जो कि उन्होंने लीज होल्ड की हुई होंगी 99 ईयर्स हुँ, के लिए, लेकिन इन जर्नल दिस इज नॉट द केस। अच्छा। वो मैं आपको इसलिए बता दूं कि हुँ। तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है दुबई के अंदर, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन राइट? जब मैंने वो कमेंट देखा ना, तो मैंने कहा मैं इसको ज़रा वेरीफ़ाई करूँगा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हाँ। बिलियंस की इन्वेस्टमेंट विदाउट लॉयर्स के हो ही नहीं सकती वहां पे। हुँ, और हम छोटी बात थोड़ी कर रहे हैं, फैमिली हाउसेज और हेज फंड्स और पता नहीं कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं दुबई के अंदर। हुँ, तो वो ये पॉइंट कैसे छोड़ सकती हैं कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और आप इसके आपने हमें फ्री होल्ड दी हुई है? सवाल ही नहीं पैदा हुँ, होता। हाँ, स्पेसिफिक सर्टेन प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट की प्राइस भी कम होगी, ये भी बता दूं मैं आपको। राइट। आप जाएंगे ना, कहेंगे यार ये बड़ी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। अच्छा, मिल रही है? अच्छा, ये तो इतनी महंगी है, इतनी सस्ती है, एक ही चीज है, क्यों? वो क्यों का जवाब होगा ये। अब जैसे हुँ, एक खबर भी आपके साथ शेयर कर दूं, जो लोग हमें काफी अरसे से देख रहे हैं। दुकुम जो है, बहुत जल्द फ्री होल्ड होने वाला है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हाँ, दुकुम लीज होल्ड है। वो भी 50 साल की लीज लीज दे रहे हैं, इसीलिए दुकुम की प्राइसेस कम है कि एक तो वो लीज होल्ड है, दूसरा ये कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट? एक नया शहर है राइट। जो कि उन्होंने बनाया है। इन दो रीजंस की वजह से दुकुम की प्राइसेस कम है। हुँ, अब एक रीजन जो है ना, वो हटने वाला है, और वो लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, ऑटोमेटिकली उनको एक बम्प मिल जाएगा प्राइस इंक्रीमेंट का। हुँ, हुँ। कितनी जबरदस्त बात है, राइट? अब लेकिन अगर मस्कत की मैं बात करूं, तो ये मस्कत में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं। इट मींस के कि जो 99 जो ईयर्स आईडीसीज़ में है ना? हुँ, आईटीसीज जितने, ये सारे फ्री होल्ड है। हुँ, राइट। और तो आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे कहिएगा मुझे तुम स्पेसिफिक बता दो केस, और स्पेसिफिक केस को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बट नहीं सवाल पैदा होता ये, ठीक है। क्योंकि दुबई का रेवोल्यूशन स्टार्ट ही फ्री होल्ड की बेसिस पे हुआ था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चलते हैं आगे। फिर अच्छा, कैंसिलेशन एंड आपकी टर्मिनेशन स्लाइड शेयर फिर बंद हो क्लॉजेस गया है। फिर बंद हो गया है। अच्छा, हुँ, ये पता नहीं वो स्ट्रीमयार्ड का इश्यू है या गूगल साइट्स का है। क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है मेरे कहीं इसका तो नहीं है, मैक का तो नहीं है। एक मिनट, सॉरी। आ गई है। आ गई है, हाँ। अच्छा, तो हम कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन क्लॉजेस पे भी बात करेंगे। मतलब अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कैंसिल कराना पड़े तो क्या होता है। हुँ, फिर फोर्स मजॉर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करेंगे। फर्ज करें आपको झगड़ा हो गया डेवलपर के साथ किसी भी चीज के ऊपर, तो कैसे मैनेज करेंगे। फिर मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस का क्या होता है, उसमें मेंशन है नहीं मेंशन है। उसके बाद जब रीसेल है और लीज रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब क्या आप उसको बेच सकते हैं, क्या आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये सारी चीजें। और उसके बाद एक बोनस सेक्शन जो मैंने आखिर में रखा हुआ है, और ये मैंने इंटरनेट से सीखा है कि आखिर में एक ऐसी चीज रख दो ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आखिर तक जो है वो बना रहे। तो बिल्कुल। मैंने बोनस ऐड किया हुआ है उसके अंदर, जो मेरे जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं एसपीए रिव्यू करने के, क्योंकि कुछ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मैं असिस्ट कर रहा हूं, तो वो मैंने इसके अंदर शेयर किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट एंड डेवलपर। एक तो ये पता करना जरूरी है कि जो डेवलपर अपने आप को प्रमोट कर रहा है, तो क्या वो वैलिड डेवलपर है भी या नहीं। ये आई एम श्योर, और बिल्कुल सही बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, राइट? कि वो कर रहा है, उसका ऑफिस है, ये है। बट जी, अज्यूम नहीं कीजिए कोई भी चीज। आप जाके उसकी वेरिफिकेशन कर लें। आप उसे कहते हैं मुझे सीआर, सीआर होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो शेयर कर दें। आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि जी ये कंपनी रजिस्टर हुई हुई है ओमान में, नहीं हुई हुई। इसी तरह से इनकी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, मोहप मोहप कहलाती है। वहां पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं, उन्हें फोन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये एक्स डेवलपर है, वो प्रॉपर्टी ये बेच रहा है, तो क्या मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, या ये वैलिड डेवलपर है या नहीं है। तो वो आपको असिस्ट कर देंगे कि हाँ जी, हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो अज्यूम मत कीजिए प्लीज, मार्केटिंग देख के कि जी जरूर रजिस्टर हुए हुए होंगे। हुँ, अपनी ड्यू डिलिजेंस इंटैक्ट रखें। अगेन वही, अप्रूव भी है, लाइसेंस हुआ हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरली सीआर जो है वो आपको मिल जाती है कि ये इनकी सीआर है, ये डेवलपर है। ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली वही वाली चीज कि फिर आप लैंड का भी कंफर्म करें कि भाई ये यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये भी कंफर्म कर दीजिए कि लैंड इनकी है भी या नहीं, या इन्होंने खरीदी भी है नहीं खरीदी, या ये इनको अलाउ भी है नहीं अलाउ। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस प्रोजेक्ट एंड डेवलपर के बारे में जरूर कीजिए, नंबर वन।
प्रॉपर्टी स्पेक्स होते हैं आपके, है ना? टाइप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, फ्लोर क्या है, व्यू क्या है, ये सब चीजें जो होती हैं ये या तो उन्होंने मुंह से बताई भी होती हैं आपको, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे होते हैं, मार्केटिंग ब्रोशर्स आए हुए होते हैं। इसको आपने मैच करना है अपनी जो टेक्निकल डिटेल्स होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके, ठीक है? और ये भी देखना है कि जो ड्राइंग्स हैं, यानी फ्लो प्लान क्या है, और फ्लो प्लान के की जो ड्राइंग्स हैं क्या वो लगी हुई है उसके साथ, नहीं लगी हुई, ये सब चीजें भी आपने मेक श्योर करनी है। अज्यूम नहीं करना कि ये मैंने 2 बेड है तो 2 बेड यही होगा, पता चला 2 बेड आपको पसंद कोई आया और डिटेल उसमें 2 बेड की कोई और लिखी हुई थी ना। अच्छा, उसके बाद एमिनिटीज भी होती हैं, वो भी आपने देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग चाहते हैं तो छत पे किसका कंट्रोल होगा, ये गार्डन अगर कोई पब्लिक गार्डन है उस अपार्टमेंट का तो वो किसकी ओनरशिप में होगा, कौन उसको मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ये मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि भाई मेरी स्पेस कौन सी है और कॉमन स्पेस कौन सी है, अच्छा, और उसी हिसाब नॉर्मली से। तो अपार्टमेंट्स के अंदर तो ये तो कॉमन स्पेस ही होती होगी ना, जिसको जो भी डेवलपर की कंपनी है जो कि मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर रही है वो उसको ओन और मैनेज करती होगी ना, ऐसा ही होगा? अब ऐसे ही होगा, लेकिन हुँ, जैसे होते हैं ना कुछ अपार्टमेंट जो होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं, तो उनका हुँ, कोई गार्डन एरिया होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा गार्डन एरिया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सटेंडेड नहीं है ये, बाकी जो है ये कॉमन है। इसी तरह से राइट। जो ऊपर पेंट हाउसेस वगैरह नहीं होते कुछ, उनमें वो कुछ कहते हैं कि यार छत दे देते हैं हम आपको, छत भी आपकी है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि अगर वो पेंट हाउस है और की छत उनकी है तो वो हुँ, किसी और को अलाउ थोड़ी करेंगे कि ऊपर जाके उस छत को यूज करें। लेकिन राइट। कुछ जगहों पे होती है वो कॉमन होती है, और वो होती है तो कहते हैं कि भाई ठीक है कॉमन है, और वो आप मैनेजमेंट उसको मैनेज करती है, आप जाइए अगर छत पे आपको जाना है, चाबी लीजिए और आप चले जाइए। लेकिन इसका ना क्लैरिटी होनी जरूरी है हुँ, आपको कि ये छत कौन ओन करता है, कॉमन एरियाज कौन ओन करता है, हाँ, इन राइटिंग होना ज़रूरी है। इन राइटिंग में होना जरूरी है ताकि हुँ, क्लैरिटी हो। साथ में ये भी जरूरी है कि जी मैं क्या चेंज नहीं कर सकता अंदर से, हुँ, या बाहर से चेंज नहीं कर सकता। आपकी आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना, फर्ज करें आपने कोई हाँ, टाउन हाउस ले लिया, अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे ये दीवार यहाँ अच्छी नहीं लग रही, मैं दीवार को करके यूं कर रहा हूं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ये भी पता होना चाहिए कि आप ये काम कर हुँ, सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह से अंदर में अगर कोई अंदर कोई चीज चेंज करने है तो क्या आपको उनको बताना पड़ेगा, या उन्होंने कहा है कि भाई आप ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ चेंज करना हो तो आपको एप्लीकेशन देनी होगी, हमारा हुँ, इंजीनियर आएगा, वो रिव्यू करेगा और वो फिर हम आपको बताएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनाई किसने, उन लोगों ने। हुँ, इंजीनियरिंग किसकी लगी हुई है, उन लोगों की लगी हुई है, डिजाइन राइट। उन लोगों का लगा हुआ है, तो अब अगर कोई चीज आप चेंज करेंगे तो उस पे पूरी प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फिर तो बिल्डिंग कोड आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा ना। फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी हुँ, होता है क्योंकि लोग हैरान होते हैं कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं जो हाँ। मर्जी है नहीं कर सकता क्या? नहीं, आप हर चीज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आपको जो कंस्ट्रक्शन के जो लॉज़ हैं, जो कोड है कंस्ट्रक्शन का, वो तो आपने फ़ॉलो करना पड़ेगा ना। आप भले ही आप दीवार यहाँ से निकाल के वहाँ लगा रहे हैं, लेकिन छत को भी तो सपोर्ट चाहिए। छत को भी सपोर्ट, वही पूरा हाँ, पॉइंट ये था कि ये सब हाँ, चीजों के लिए आपको उसको एंगेज करना होगा जिसने ये बनाया था, ताकि वो राइट। इंजीनियर से कंसल्ट करे और वो कहेंगे हाँ, हाँ यार कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कुछ जगहों पे वो पहले से अलाउ कर देते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हुँ। या अगर आपको ये करना है तो आप हमें एप्लीकेशन दें, हम बता देंगे आपको। तो परमिशंस होती हैं उसके ऊपर भी, तो वो आपने देखनी होती हैं। स्क्रीन शेयर दोबारा चले गया। ओह! ये तो आज दफ़ा लग रहा है मुझे, आज के हमारे सेशन में यही होता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ उसे बंद करूँ, अगर कोई और परेशान कर रहे हैं इसको तो। हाँ, आ गई। ये सारा आ गई? हाँ, हुँ, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाता है जनाब, हमने ये कर लिया प्रोसेस, उसके बाद आ जाता है पेमेंट प्लान। अब पेमेंट प्लान के अंदर हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जी कहते हैं अब अगली पेमेंट आपकी जनवरी में आएगी। नहीं, नहीं जनवरी नहीं, 5th जनवरी, 25th जनवरी, 15 जनवरी, ड्यू ड्यू डेट क्या है? तो वो उसमें भी क्लैरिटी आपको चाहिए। आप कहेंगे जी जनवरी में आएगी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में करनी है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो गलत हो गई, पता चला हमें तो 25th जनवरी तक हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपने मेक श्योर करनी है कि ये उसमें मेंशन हो। फिर कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जो डेवलपर होता है ना, वो आपसे कहता है कि जब मैं काम करूँगा तो मैं पैसे माँगूँगा आपसे, राइट? यानी हमने काम या तो स्टार्ट किया, हमने आपसे पैसे माँगे, या हम काम कंप्लीट करके आपसे पैसे माँगेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के माइलस्टोन। हुँ, माइलस्टोन्स होते हैं। तो
ये भी अच्छा होता है कि जब काम हो गया और वो आपसे पैसे मांग रहा है तो आपका ये हो जाता है कि यार देखो ये कंस्ट्रक्शन लेड पेमेंट प्लान है, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि देखो उन्होंने काम कंप्लीट किया है तो मैंने पैसे दिए हैं, जब मैंने पैसे दिए हैं तो अब अगला काम होगा, तो वो हुँ, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी कंस्ट्रक्शन लेड नहीं है ये, आपको तो हर महीने पैसे देने हैं या हर क्वार्टर पैसे देने हैं रिगार्डलेस के काम कितना हो। ये भी एक तरह का पेमेंट प्लान होता है, तो वो भी आपको चेक करना होता है। फिर ये होता है उसमें पेनल्टी डली होती है कि भाई अगर आपने फर्ज करें आपकी पेमेंट ड्यू थी 1 को और आपने की 2 अब आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। अरे यार 2 दिन ही तो लेट राइट। हुए हैं, हुँ, नहीं 30 डेज का था पीरियड। कुछ लोग 30 डेज देते हैं, कुछ लोग 45 डेज देते हैं ग्रेस पीरियड, या कुछ हुँ, लोग हुँ, 60 डेज देते हैं। तो ये भी आपने आपने देखना है कि भाई मेरे पास मेरा ग्रेस पीरियड क्या है, और वो ग्रेस पीरियड ये है कि जी मैंने तो भेज दी थी 29 को, आपको मिली 2 को है, हाँ, तो अब वो कह रहा है मैं तो पेनल्टी दूंगा भाई, मुझे तो सेकंड को मिली है, इसको तो 30 को मिलना चाहिए था, तो आपने भेजी क्यों 29 हुँ, को, आपको भेजनी चाहिए थी 25 को। अब वो लड़ाई शुरू हो जाती है लोगों की, क्योंकि सिस्टम में डली होती है ना चीजें ये। राइट, राइट। तो जब पेमेंट उतरेगी तो सिस्टम ऑन हो जाएगा, वो कहेगा जी सेकंड को उतरी है तो 2% पेनल्टी मारो इसके ऊपर। तो हुँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप पहले से आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई है ये नहीं, और निगोशिएट करें आप इस चीज को। अगर अच्छा, 30 एक डेज पॉइंट लिखा इसमें है, और ये है कि जो भी पेमेंट प्लान होता होगा वो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट फ्री तो होता नहीं है ना? तो मेरे ख़्याल में लोगों को ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो कितना इंटरेस्ट उसमें चार्ज हो रहा है। देखिए वो तो जो जिस तरह से बैंक का होता है वो सिस्टम तो नहीं है लोगों का, हुँ, राइट। तो इन्होंने तो सिर्फ उसको स्प्रेड आउट किया होता है, पीछे बैंक से किया हुआ होता है, खुद ही बैंक से लोन लिया हुआ होता है उन्होंने, हाँ, और आगे स्प्रेड आउट किया हुआ होता है। तो बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें आपको ये होता है कि जी अगर पेमेंट का पीरियड इंक्रीज करोगे तो मैं अमाउंट बढ़ा दूंगा, हुँ। बहुत कम होता है। वरना तो स्टैंडर्ड होते हैं इनके कि भाई अगर 3 साल के लेकिन लिए ये जा रहे हो डिफ़रेंस तो। होता होगा ना कि अगर आप लंप सम पे कर रहे हैं कैश वर्सेस अगर आप पेमेंट प्लान पे ले रहे हैं, तो उनमें डिफ़रेंस होता होगा ना प्राइस के जी अंदर? जी, उनमें उनमें हुँ, डिफरेंस है। ओमान में इतना नहीं है, ओमान में अच्छा। मैक्सिमम अगर है तो कोई 4% दे देंगे आपको, लेकिन कुछ हुँ, सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि ये इंटरेस्ट था तो इसलिए वो इंटरेस्ट रिमूव कर रहा है अपना, राइट। इतना नहीं होगा मैक्सिमम। वैसे तो अभी ओमान में डिस्काउंट की अनलेस अंटिल आपके बल्क यूनिट्स हैं। फर्स्ट करें हुँ, आपको 4 यूनिट्स ले रहे हैं, है ना, स्टूडियो ले लिए 4 आपने, या आपने फ्लोर खरीद लिया पूरा, कुछ हुँ, आपने ऐसा किया हुआ। अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो फिर आपको डेफिनेटली वो बैठ जाएंगे आपके साथ और कहेंगे चलो भाई कर देते हैं कर देते हैं कर देते हैं। लेकिन इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर जो है ना वो ओमान के अंदर कोई खास डिस्काउंट डिस्काउंट का डिस्कशन नहीं है, अनलेस अंटिल आप वन शॉट पेमेंट दे रहे हैं, हुँ, राइट। आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ देता हूँ, इस तरह का सिलसिला है। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा मैं कहूंगा जी मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, तो पाकिस्तान नहीं है ये। सही। वहां तो बैठ जाते हैं, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा कम कर दो, ये ना कर दो वो कर दो। ओमान में नहीं करते ये, वो तो जनरल पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस बढ़िया उनकी रहेगा, नहीं मेरे है। पास तो यही है, अब इसी में मेरे करना पास है। तो यही है और करना भी है, मुझे तो चाहिए। अब वो हाँ, कहेगा अच्छा मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ये ला देता हूँ वो ला देता हूँ। हाँ। ओमान में इतनी बार्गेनिंग नहीं है इन चीजों के ऊपर। अच्छा, तो ये आपने चेक करना होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं तो आपने कंफर्म किया है कि वो एस्क्रो अकाउंट में जा रही है। ये दैट्स ओमानी वेरी लॉ है इम्पोर्टेंट। कि एक हुँ, डेवलपर जो है ना पैसे अपने अकाउंट में नहीं ले सकता। तो यू नीड टू आस्क कि भाई ये जो मैं भेज रहा हूँ ये एस्क्रो अकाउंट है या नहीं, कंफर्म करो हाँ। उसको। तो वो और कंफर्मेशन की देखने वालों जरूरत के है। लिए कि जो उन लोगों को पता ना हो कि एस्क्रो क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये ट्रस्ट ट्रस्ट अकाउंट होता है। यानी कि वेस्ट में भी ये होता है कि एक ट्रस्ट अकाउंट होता है जो कि एक थर्ड थर्ड पार्टी इसको मैनेज करती है। ना वो सेलर का होता है, ना वो बायर का होता है। तो और उसमें से पेमेंट रिलीज़ होती है सेलर को आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस लाइक रियल एस्टेट कमीशन और डीएलडी फीस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? ऐसे ही होता है ना? क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी इसी तरह से होता है। इसको हम हाँ, ट्रस्ट कहते हैं यहाँ पे। हुँ, एस्क्रो अकाउंट बेसिकली एक जॉइंट अकाउंट होता है हुँ, जिसमें होता ही है कि एक ऑब्जेक्टिव से वो पेमेंट आई है और वो ऑब्जेक्टिव मीट होने के लिए पेमेंट निकलेगी। हुँ, यानी आपकी पेमेंट आई है प्रोजेक्ट ए के लिए और ये प्रोजेक्ट ए पे ही खर्च होगी, हाँ, और वो इस वक्त ऐसे खर्च होगी जैसे आप उसको बताएंगे कि मैंने ये कर लिया है तो मुझे पेमेंट दे दो, मैंने ये हुँ, कर लिया है तो वो जो अमाउंट है ना वो ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ कि कोई आए और निकाल के ले जाए कि भाई तो मेरा हाँ। अकाउंट है, बल्कि वो और उसको अकाउंट मेरे ख्याल में मैनेज क्लोजली मॉनिटर होगा। उनका लॉयर करता होगा ना, जो उनका उनका जी सैलरी जी का जी लॉयर जी होता जी, है ना? सेंट्रल हाँ, बैंक मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है, उधर भी हुँ, सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है। यूएई के अंदर भी, यूएई के अंदर तो 3-4 पार्टी मैनेज कर रही हैं एस्क्रो अकाउंट्स। राइट। यहाँ पे भी यही है कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को कहा हुआ है कि इसको इसको मॉनिटर करो, जिस पर्पस के लिए पैसे दिए गए हैं उसी पर्पस में यूज होंगे। ऐसे नहीं यूज हो सकते कि जी आपने लिए थे ए प्रोजेक्ट के लिए
और हाँ। लग गए बी प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं होता ऐसा क्योंकि नहीं हो यहाँ पे सकता। भी जो ट्रस्ट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आप डिपॉज़िट भी देते हैं ना, तो वो जाता है ब्रोकरेज की ट्रस्ट अकाउंट में। ट्रस्ट हुँ, बेसिकली ये होता है कि वो एक थर्ड पार्टी इसको मैनेज कर रही होती है और जो इवन जो ब्रोकरेज है वो खुद भी नहीं निकाल सकती उसमें से पैसे। हाँ, अनलेस जब वो तक लॉयर परमिशन नहीं उसको होगी। इंस्ट्रक्ट करे कि भाई हाँ, ठीक है, अब हमने ट्रांज़ैक्शन क्लोज़ कर दी है, हुँ, इतना परसेंट जो है वो सेलर को जाएगा, इतना परसेंट जो है वो रियल्टर को जाएगा उसकी कमीशन फ़ीस, इतना परसेंट जो है वो लैंड ट्रांसफर टैक्स में जाएगा। तो फिर वो उसमें से पेमेंट सारी निकलती है। निकलती हैं उसमें से। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी वजह से तो ये मार्केट अब आगे जा रही है ना। आपको हुँ, ओमान की मैच्योरिटी, रियल एस्टेट की मैच्योरिटी का आइडिया हो गया? हुँ, एस्क्रो अकाउंट्स आ गए। हाँ, और ये अभी रिसेंट है ये। ये तकरीबन 3-4 साल पहले ही आए हैं एस्क्रो अकाउंट्स, से पहले हुँ, नहीं एस्क्रो अकाउंट्स होते थे। राइट। तो आपकी इसका मतलब बता रहे हैं कि सॉरी? स्क्रीन शेयर दोबारा वो खोलनी पड़ेगी आपको। अरे यार! मैंने तो मुझे बाकी लगता सब है कुछ बंद कर ये दिया। मेरे स्ट्रीम यार्ड का इश्यू है, उसको मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी भाई। हुँ, अच्छा जी, स्लाइड शो। राइट, 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 राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन, ठीक है। फिर वैट देखना है, क्योंकि वो एक और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चक्कर है। जब मैं लोगों को असिस्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं तो एक-एक चीज़ खोलता हूँ। इतना वैट होगा, इतने टैक्सेस होंगे, इतना वो होगा, रेंटल टैक्स इतना है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ये वो सब चीज़ें सब बताई जाती हैं। आप अभी अप्रोच करें वहाँ किसी को, वो आपको बगैर वैट के प्राइस बताएगा। हुँ। यानी आपको बताई जो जा रही है प्राइस, और फिर जो इवेंचुअली आप खर्च करेंगे टोटल में, उसमें ठीक-ठाक फ़र्क है। मतलब अच्छा, तकरीबन प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन पे वैट है, ये मुझे पता नहीं था। ओमान में वैट है, 5% हुँ, वैट है ओमान के अंदर। चाहे दुबई वो में नहीं है। डेवलपर से लें या आप रेडी प्रॉपर्टी लें, दोनों में? रेडी प्रॉपर्टी में तो नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं है, सिर्फ़ ये जो प्री पेमेंट फर्स्ट प्लान वाली टाइम जो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं डेवलपर से, हुँ, उसमें आपको वीएटी पे करना होगा 5% गवर्नमेंट को। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कनाडा में कि अगर आप अपने लिए ले रहे हैं, हुँ, एज़ अ प्राइमरी रेज़िडेंस कि आपने उसमें खुद रहना है, तो नहीं तो होगा। फिर आपको वैट नहीं देना पड़ता, उसको हम यहाँ कहते हैं एचएसटी। हुँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से ले रहे हैं, तो फिर आपको पे करना पड़ता है एचएसटी हुँ, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और फिर वो उसमें से कुछ पोर्शन आप रिफंड कर लेते हैं जब आप दिखाते हैं कि भाई मैंने ये टेनेंट को दे दिया है घर और मेरे पास ये 1 साल की लीज़ है, हुँ। उसकी बेस पे आप थोड़ा-सा वापस क्लेम कर लेते हैं टैक्स। अच्छा, तो कनाडा में ऐसा होता है। तो क्या ओमान में कोई इस तरह की अभी कोई अभी नहीं, लीनिएंसी है? अभी नहीं है, नहीं, अभी यानी नहीं। कि वो आपने अभी देना ही देना है। हुँ, हाँ, देना ही देना है आपने, बिल्कुल। हुँ, अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है उनकी हाँ। तो ये बड़ा कैपेसिटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है, तो अगर आप रेडी प्रॉपर्टी उठाएँगे, तो आपको उस पे वैट देना नहीं पड़ेगा और ये कितना होता है 4% होता है, 5% होता है? वैट 5% है। 5% है तो अच्छी खासी अमाउंट है। तो अगर आप रेडी प्रॉपर्टी उठा रहे हैं तो उस पे आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं, डेवलपर से ले रहे हैं, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी। और हुँ, अब वही जो प्राइसिंग की हमने बात की, तो आप ये समझिए कि तकरीबन मिनिमम 8% 100% ऑफ द प्राइस के आपको पे करना पड़ेगा। हुँ, तो 108% टोटल आपको पे करना है। राइट। इसमें 5% वैट हो गया 100 के ऊपर, और फिर 3% जो है वो फिर आपकी डीएलडी जैसे दुबई में कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो स्टैम्प ड्यूटी है, हुँ, या लैंड ट्रांसफर लैंड ट्रांसफर टैक्स कहते हैं यहाँ टैक्स है, पे। जिसको टाइटल डीड फीस भी कहते हैं, तो वो हुँ, 3% देनी पड़ेगी। तो 100 के ऊपर 8% आप ऐड कर लीजिए। हाँ, और फिर ये उसमें रियल्टर कमीशन भी तो होगा ना? नहीं, नहीं, वो उसी के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो रियल्टर का कमीशन है ना, वो तो जो डेवलपर को आप पे कर रहे हैं, हुँ, वो उसमें से निकाल के देता है। अच्छा, हाँ, ये अलग अलग से नहीं है। राइट। हाँ, वो डेवलपर के अपने-अपने, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी का अपना तरीका है। हाँ, तो जो बायर है, उसके उसकी कोई रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है वो उससे नहीं है, क्या कहते हैं, एजेंट से। राइट, राइट। रेडी प्रॉपर्टी में होगी, रेडी प्रॉपर्टी डेवलपर के में है साथ नहीं बिल्कुल। होगी, ठीक हाँ, है। हाँ, रेडी प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल होगी है। हुँ, ठीक है, तो एक तो अच्छा ये ये फिर काम आपको हो दोबारा स्क्रीन शेयर ऑन करना पड़ेगा। गया। ये आज बड़ा यार! मसला कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद डिलीवरी एंड कंप्लीशन टर्म्स क्या हैं? यानी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट लिखी हुई भी है, नहीं लिखी हुई? अच्छा, फिर जो एक्सटेंशन पीरियड है, कि फर्ज़ करें अगर ये आगे जाता है, तो कंडीशन क्या लिखी हुई है? कुछ डेवलपर्स ये ऑफर करते हैं कि आपको वो रेंटल देंगे। 1%, 2%, 3% या कुछ पर सर्टेन परसेंटेज। तो हुँ, ये भी आपको देख अच्छा, जितना ज़्यादा, अगर अगर किसी ने आपको गारंटी किया हुआ है कि रेंटल होगा,
और हम देंगे इतने परसेंट, तो उससे आप ये अज्यूम कीजिए कि उसके टाइम पे डिलीवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, हुँ, क्योंकि कोई भी देना नहीं चाहेगा आपको वो रेंटल, राइट। क्योंकि वो उनके लिए भी नुकसान ही है ना, उनके तो हाँ, प्रॉफिट में से जा रहा है वो, अगर वो प्रॉपर्टी और तैयार नहीं हुई, लेट हो गई है तो। ये लेकिन अगर वो ऑप्शन होता है जनरली एसपीए के अंदर या बहुत होता कम है, होता है? होता है? होता है, होता है, होता है, हुँ, होता है। अभी एक हैं डेवलपर, इधर के हैं मस्कत हिल्स के, उनका एक था ऑफिस का प्रोजेक्ट, उसके अंदर उन्होंने 5% कमिट किया हुआ है कि अगर हमने हुँ, डिले किया ना इसको एक सर्टेन पीरियड के बाद से, तो हम आपको 5% देंगे। आप 5% मिनिमम एक्सपेक्ट करें ना रेंटल वहां का, जबकि वो हुँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो यू कुड एक्सपेक्ट 7% या 8%, लेकिन वो मिनिमम 5% देने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें तो पता है कि हम टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे, तो हमने तो आपको दे दिया है। कुछ जगहों पे हुँ, लिखा नहीं होता, वहां पे फिर आपको हुँ, पूछना होता है कि भाई अगर लेट हो गया तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे रेंट आएगा, हुँ, तो मुझे रेंट दे दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनसे बात की नहीं, क्योंकि कुछ डेवलपर्स राइट। ऑलरेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा होता है पेनल्टी क्लॉजेस क्या है, ये भी पता होना चाहिए, या कॉम्पनसेशन फॉर डिलेड डिलीवरी क्या है, कि भाई परसेंटेजेस हैं भी नहीं भी, किस तरह से करेंगे उसको मैनेज। और फिर जो हैंडओवर का प्रोसेस है वो है क्या, किस तरह से होगा, इनिशिएट कैसे करेंगे। आपको बुलाएंगे पहले, स्नैगिंग पीरियड होता है, मतलब स्नैगिंग कहते हैं बायर की इंस्पेक्शन को हैंडओवर करना है। सबसे हुँ, पहले वो आपको बुलाएंगे और उनसे कहेंगे आप आइए अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। जब आप राइट। जाएंगे प्रॉपर्टी को आप चेक करेंगे, या आप थर्ड पार्टी को लेकर जाएंगे जो प्रॉपर्टी चेक करेगी, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आते हैं आपको, तो वो आप उसको लिस्ट बना के देंगे। इसको हाँ, स्नैगिंग कहते हैं। यहाँ और पे फिर इसको कहते हैं पीडीआई, पोस्ट डिलिवरी इंस्पेक्शन। पीडीआई कहते हैं, ठीक है, हाँ, वहां पे स्नैगिंग कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो या तो आप खुद करेंगे या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वो फिर जब आप लिस्ट बना के देते हैं तो डेवलपर कहते हैं ठीक है, आप हमें टाइम दे दीजिए, 1 वीक का टाइम दे दें, 10 दिन दे दें, जो भी दे दें, इस पीरियड के अंदर हम उसको क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे, हैंड ओवर सर्टिफिकेट दे देंगे। तो अच्छा, उसके बाद एक और भी सिलसिला ये होता है कि कुछ जो जनरली आई थिंक दुबई में भी है कि प्रॉपर्टी जब डिलीवर होती है ना, तो उसके 1 साल तक जो प्रॉब्लम्स आते हैं हुँ, वो डेवलपर खुद उसको मैनेज करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फंक्शनल नहीं होती, तो जब लोग आएंगे और जब उसको चलाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जनरली ये केस होता है कि 12 महीने तक वो कवर होती है कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि आपने कोई चीज तोड़ दी, वो अलग बात है, लेकिन कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकलता है प्रॉपर्टी के अंदर कि भाई हुँ, एसी नहीं चल रहा, दरवाजों की हिंजेस का इशू आ गया है, जो भी कुछ है, तो वो 1 साल तक, 1 साल के बाद कवर नहीं होती। तो राइट। ये भी मेक श्योर कीजिए कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खुद आपने लिए या तो रहने के लिए, तो फौरन इन चीजों को आइडेंटिफाई करें और सॉल्व करें, या फिर अगर रेंट पे भी दी हुई है तब भी आप इसको इंस्पेक्ट करवाएं। क्योंकि एक केस था, हमारे जानने वाले हैं दुबई के अंदर, उनका जो है वो केस बड़ा लेट पता चला, यानी वो कोई पाइप बस्ट हो गया नीचे से, और प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, उन्होंने फिर किराए पे दे दी, वो फिर लीक जो है, जो लीकेज है वो बहुत लेट आइडेंटिफाई हुआ। अब इतना लेट आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि रेंट पे था, तो उसको कहते थे ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तो वो सॉर्ट आउट कर करके सॉल्व नहीं हो रहा था वो मसला। अब जब वो हुँ, पता चला इनको कि ये सॉल्व करना है, तो वो पीरियड ही गुजर गया था, फिर उनको अपने ये जेब एक से कॉमन इश्यू है पैसे क्योंकि लगाने अगर पड़े। आप खुद नहीं रह रहे, तो हो सकता है कुछ अच्छा तो घर घर खाली रहेगा क्योंकि आप अगर किराएदार ढूँढ रहे हैं, तो हो सकता है शुरू के 2-4 महीने वो खाली रहेगा। ऐसा ही है, तो ये वो भी हो टाइम सकता निकल है, गया आपका। फिर जब आपने बिल्कुल बिल्कुल। किराएदार को उसमें घुसाया, अब किराएदार उसको रिपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो भी एक 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 चैलेंज जरूरी है। है, तो ये तो हाँ। फिर जो लोग बाहर बैठे हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो उन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें पहले से, जो बहुत उन्होंने रिपोर्ट करनी है। अच्छा अच्छा पॉइंट। एक तो देखिए, एक हुँ, तो होती है स्नैगिंग, राइट, हुँ, यानी वो जो आप बता रहे हैं कि जाने से पहले आपने चेक किया और फिर डेवलपर ने ठीक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कुछ चीजें होती है ना, वो ये भी होती है कि आपने उसकी इंस्पेक्शन करवा दी थर्ड पार्टी से, यानी एक पीरियड के बाद आप हुँ, अगर टेनेंट को आपने दे भी दिया, तो आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, उससे कहें तुम जाओ पूरी प्रॉपर्टी को चेक करो और चेक करके मुझे तुम रिपोर्ट बैक कर दो हाँ, थर्ड पार्टी को। तो वो आपको 6 महीने के बाद जाएगी, इंस्पेक्ट करेगी सारी चीजें और बता देगी कि जी इस प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हुँ, यानी मेरा आपका टेनेंट भी यही कह रहा है और हमें भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं मिली है। इसकी पानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, एसी बिल्कुल ठीक चल रहा है, दीवारों पे कोई निशान नहीं है, फ्लोरिंग ठीक है, सब चीजें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं रिमोटली बैठ के, कि राइट। आप थर्ड पार्टी को एंगेज करके उसकी इंस्पेक्शन करवा लें। हुँ, लेकिन उससे हुँ, फायदा ये होगा कि इंस्पेक्शन में अगर कोई चीज निकल आई, इन केस निकल आई, थोड़े पैसे तो खर्च होंगे आपके इंस्पेक्शन में, आई थिंक 100 रियाल या 1000 दरम तक खर्च हो जाएंगे आपके। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि कोई चीज निकल आई तो विद इन द
वो वारंटी पीरियड जो होगी वारंटी पीरियड डिवेलपर, उसमें कवर हो जाएगी। वो वारंटी वो कवर कर लेगा आपको। तो और मैं एक चीज और भी कहूँ यार, मेरी अम्मा कहती हैं प्रॉपर्टीज जो है ना वो बच्चों की तरह होती हैं, हाँ, आपने पहले बताया था। उनको इसको छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, और छोड़ा नहीं जा सकता कि बस ठीक है छोड़ दो देख लेंगे खुद ही चलती है, कि नहीं है वो काम आ रही है, हाँ। मसले आएंगे उसके अंदर, उसकी इट्स लाइक एनी इश्यूज आएंगे। मैकेनिकल आइटम, राइट? जैसे गाड़ी है, हाँ कोई भी बिल्कुल, मैकेनिकल इंजन है, कोई जनरेटर है, कोई कोई भी टूल है, वो हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है ना, तो आपको तो बिल्कुल ऐसे ही उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना होता है, ऐसे ही। हाँ। अच्छा, स्क्रीन अच्छा शेयर अब आ करके जाते हैं, दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ओहो, सॉरी अच्छा यार, ये अच्छा, और पता नहीं क्या अच्छा हो हुआ रहा है आप मेरे मुझे ख्याल में। बार बार बता भी रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब बंद हो गया ये। हाँ, ये लगता है मेरे टूल का मसला है, स्ट्रीम यार्ड का, मुझे इसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, स्लाइड शो ठीक है। उसके बाद है टाइटल ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन। एक तो ये मेक श्योर आपने करना है कि भाई आप जो है वो ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या अभी नहीं। इस तरह के भी केसेस होते हैं कि आपको बताया जाता है कि फ्री होल्ड है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट आते हैं तो पता चलता है लीज होल्ड है। हुँ, ये भी होता है। अब आप समझ रहे हैं कि जी ओमान में जितनी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज हो रही है वो सारी की सारी फ्री होल्ड है, आपने ले ली, और लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट आया, पता चला नहीं ये तो फ्री होल्ड नहीं है, तो लीज होल्ड है। जैसे दुकुम का जिक्र है, दुकुम कोई फ्री होल्ड नहीं है वो, लेकिन क्या वो उस चीज को हाईलाइट करते हैं कि फ्री होल्ड है? नहीं, वो हाईलाइट थोड़ी करते हैं। वो तो हुँ, जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, एसपीए मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि ये लीज होल्ड है, क्योंकि वो तो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्री होल्ड क्या होता है, लीज होल्ड क्या होता है, और वो क्या मेंशन हुआ हुआ है डॉक्यूमेंट में या नहीं हुआ हुआ, और नहीं हुआ हुआ तो फिर बड़ा इशू है, क्योंकि जो आपसे वो पैसे चार्ज कर रहे हैं वो फिर लीज होल्ड के चार्ज कर रहे हैं, और हाँ, आप पैसे जो दे रहे हैं उनको फ्री होल्ड समझ के दे रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा गैप है। हुँ। उसके बाद फिर वही रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें ये भी है ना कि आपको प्रॉपर्टी जब इन्होंने हैंड ओवर कर दी तो उसके बाद आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए मोहब से, मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, ये अर्बन बायर को प्लानिंग। खुद करना होता है? बायर खुद करेगा ना, क्योंकि हुँ, आपके नाम पर होगी ना वो प्रॉपर्टी। राइट। डेवलपर फैसिलिटेट कर सकता है आपको कि भाई मेरा कोई बंदा चला जाएगा आपके साथ हुँ, करने के लिए, अदरवाइज तो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सबमिट कीजिए, 2-3 दिन के बाद वो आपको टाइटल डीड मिल जाएगी। हुँ, जो मैक्सिमम टाइम आपको देते हैं वो 5 डेज वर्किंग डेज का देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 2-2 दिन में निकल आती हैं, 3-3 दिन में निकल आती हैं। पहले राइट। ये प्रोसेस जो था ना वो 2-2.5 महीने का होता था। ओहो! अभी अच्छा। अप्लाई करें 5 महीने के हुँ, बाद मिलेगी टाइटल डीड। अब उन्होंने हुँ, स्पीड अप करके उसको वो 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ गए, जो कि अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी चीज है। और यहाँ जैसे बताया 3% है ये। हुँ, और वही इसमें भी कंफर्म कीजिए कि जी आपको आपको पेमेंट क्या क्या करनी पड़ेगी जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा टाइटल डीड के लिए। मेरा क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि कुछ डेवलपर्स जो है ना वो आपसे सर्विस चार्जेस भी ले लेते हैं पूरे साल के। अच्छा, इन एडवांस? हुँ, तो देखिए वो तो होता ही है कि मैनेज उन्हें करनी होती है प्रॉपर्टी। हाँ। अब आपकी रेंट पे जाएगी नहीं जाएगी ये तो आपका मसला है ना। हुँ, प्रॉपर्टी तो उन्होंने आपके हवाले कर दी, चाबी दे दी, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। अब बिल्डिंग की तो पूरी मेंटेनेंस चल रही है। तो बिल्डर जो है जब हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो उस वक्त ही सब लोगों से कहते हैं भाई इसके पैसे लाओ पूरे साल के सर्विस के। तो इज़ इट अ नॉर्म कि ये मेंटेनेंस चार्जेस एनुअली पे होते हैं या मंथली पे करने होते हैं? यार ज्यादातर केसेस में तो एनुअली पे होते हैं, अच्छा। क्योंकि वो कौन झंझट है ना पूरा, और कि बार बार लेंगे बार बार होगा, तो वो हुँ, एनुअली पे होते हैं। और अच्छा। आपने ये मेंटेनेंस चार्ज ऑब्वियसली रेंट का हिस्सा होते हैं। हाँ, तो जब आप किसी को रेंट पे देंगे तो आपका जो रेंट टोटल होगा वो बेसिकली इस सर्विस चार्ज को इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा। तो राइट। फर्ज करें आपका 300 रियाल का रेंट है, तो समझिए 20 रियाल या 25 रियाल जो है ना वो मंथ की मेंटेनेंस के आप पहले ही दे चुके हैं उसके, हाँ। जो अच्छा, आप इसमें रिकवर क्वेश्चन कर ये है रहे कि जो मंथली मेंटेनेंस है, उसमें कोई यूटिलिटी शामिल होती है? हैं। यूटिलिटी नहीं शामिल होती। कोई भी नहीं होती? नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यूटिलिटी यहाँ पे ऐसा शामिल नहीं होता होती। है कनाडा में पानी कि के पैसे खुद देने आपने, और हाँ, बिजली यहाँ पे के ऐसा लेके होता है देने। कि बाज़ औक़ात उन मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होती है या वाटर चार्जेस। जनरल केस तो नहीं हाँ। है, लेकिन स्पेसिफिक केस हो सकता है, हुँ, और इसलिए इट्स वर्थ इट कि चेक किया जाए कि हाँ। जो क्योंकि मैं सर्विस कुछ चार्ज है दुबई की प्रॉपर्टीज़ भी देख रहा था, सर्विस वहाँ पे क्या भी क्या लिखा मिल हुआ था रही है। कि चिलर इंक्लूडेड है। चिलर मीन्स ऑफ कोर्स एसी की जो ऐसे भी ही वो भी है ना? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही हाँ। वो भी है कि अगर वहाँ चिलर्स लगे हुए हैं तो कुछ हुँ, जगहों पे तो ये होता है ना कि इंडिविजुअल एसी लगे हुए होते हैं। राइट। अगर इंडिविजुअल एसी लगे हुए हैं तो वो तो आपका बिल है, वो तो आपके बिजली ही, का हाँ। बिल आएगा, वो आपने हुँ, पे करना है डायरेक्टली यूटिलिटी प्रोवाइडर को। लेकिन अगर कॉमन चिलर्स लगे हुए हैं और वो
मैनेजमेंट पे कर रही है उनका सारा, हुँ, तो फिर वो आपसे आपसे लेंगे। दुबई में मेरी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें तो वही चरस इंक्लूडेड है उसके अंदर, अच्छा। जो हम सर्विस चार्ज पे करते हैं उनको। ऐसे ही। अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। कैंसलेशन एंड टर्मिनेशन क्लॉज़ेज़, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि भई इन केस आपकी तरफ कोई इमरजेंसी हो गई और आप कहेंगे जी मैं तो कंटिन्यू नहीं कर सकता ये, तो फिर कितना नुकसान होगा आपको? हुँ। कुछ लोग 15% रखते हैं। यानी आपने जो आपकी जो 100% पेमेंट है उसका 15% रखेंगे वो। ओह! यानी अच्छा। आपने जो पे हुँ, किया होगा फर्ज़ करें 60% पे किया है, बेसिकली आपका पूरा डिपॉज़िट। ऐसा ही है। हुँ, बिल्कुल। तो आपको ये भी देखना है कि वो जो रखेंगे अपने पास कित कुछ 25% भी करते हैं, कुछ 20% भी करते हैं, हुँ, 15% भी करते हैं। तो कैंसलेशन का मतलब ये है कि आप फँस जाएँगे। हुँ। वो क्योंकि इमरजेंसी है तो वो फिर आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो बस ये अच्छा, यहाँ देखिएगा कि यहाँ आप पे कितनी तो ये प्राइस होता है पे कर कि सकते हैं। एक तो आप डिपॉज़िट लूज़ करते ही करते हैं, प्लस जो डेवलपर या जो सेलर है, उसके पास राइट होता है कि वो आपको मज़ीद डैमेजेस के लिए सू करे। ये भी एक होता तो ये है। हुआ ना कि उसने उसने डिपॉज़िट रख लिया। फिर हाँ। दूसरा ये कि लेट्स से अगर उसने बाद में प्रॉपर्टी किसी और को बेची और वो हुँ, सस्ती बेची, तो जो हुँ, डिफ़रेंस होगा ना, जो उसने हुँ, आपसे तय किया था और जो उसने बेची है, वो भी आप पे डालेगा। फिर इसके अलावा जो हुँ। दूसरे खर्चे होंगे, लॉयर की फ़ीस और जितना भी उसने घर खाली रखा तो उसकी मॉर्गेज की कॉस्ट या रेंट की कॉस्ट, वो सब दबा के जो है ना वो जो है फिर बायर के ऊपर डालता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ बड़ा ओह! क्रिटिकल होता है ये कि अगर आप कैंसल करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेनल्टीज़ एंड कॉस्ट। ये यहाँ पे भी ऐसे ही है कि वो अगर आपने किया तो आप जो है वो फँस जाएँगे। हुँ, अम ये आपको दोबारा ऑन करनी पड़ेगी स्क्रीन शेयर, सॉरी। मैं इसको सही कर लूँगा, मुझे लगता है ये स्ट्रीमयार्ड का इश्यू है। यार ये मेरे साथ गूगल मीट पे भी हो रहा था। तो मुझे तो लग रहा है अच्छा, मेरा इश्यू है ये। हो सकता है। लेकिन जब ये गूगल मीट वगैरह खुला हुआ नहीं है, सब बंद हुँ, है, फिर भी ये मसला आ रहा है इसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा दूसरा ये कि अगर डेवलपर डिफ़ॉल्ट कर गया, तो क्या होगा? हुँ, आप किधर खड़े होंगे? आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी? कौन-सी पार्टी है जो कि इस सिचुएशन को हैंडल करेगी? तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। मतलब ये सारा का सारा व्हाट इफ सिनेरियो है। आप मैं भी जब देखता हूँ तो देख के डर जाता हूँ। लेकिन ये कि ये पार्ट ऑफ द एसपीए है और ज़रूरी चीज़ है। तो इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर रिफंड पॉलिसी भी अगर उनकी है, फ़र्ज़ करें आपने 60% पेमेंट कर दी और उन्होंने पेनल्टी काटी भी, तो रिफंड कब होगा? 6 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, फ़ौरन हो जाएगा, ये भी सारा चेक करने की बात है हुँ, उनसे, कि कितना कुछ है। क्योंकि जनरली तो रिफंड कहते हैं जी हम तो 1 साल में देंगे आपको पैसे वापस। यार हमें तो हुँ, इमरजेंसी पड़ी हुई है, हमें तो पैसे अभी चाहिए। नहीं, हाँ, तो ये भी आप पहले से देखिए कि भई मेरे पास क्या रूम है यहाँ पे नेगोशिएट करने का या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको रिव्यू करने चाहिए और फिर ये भी देखना चाहिए कि इन पॉइंट्स को आप हाइलाइट करें और उनसे कहें कि इसके अंदर मुझे कुछ एक्सेप्शन दे दो। ऐसी सर्टेन चीज़ें दे दो जो कि हाँ। मेरे लिए भी बेहतर हो, वरना टोटली उनकी साइड पूरी कवर होती है और तो ये आपकी कितना साइड आसान होता है पूरी कि नहीं होती। इन इन क्लॉज़ेज़ को चेंज करवाना? मतलब कि यार ये डेवलपर जो हैं ये ये ओपन होते हैं? डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है। हुँ, अब एक डेवलपर मैं नाम नहीं लेता, एक डेवलपर के साथ तो मैंने लगाया महीना, डेढ़ महीना उसके उसके साथ। कराई चीज़ें चेंज मैंने उसके अंदर, हुँ, आराम से कराई हैं। ये करना है, नहीं करना है, ये होना है, ये नहीं होना, कराई है। कोई डेवलपर जो है वो नहीं नहीं करते, हुँ, कहते हैं बस यही है। तो अब आप कहेंगे यार यही है, अब आपकी कॉल है कि भैया ठीक है, अब अगर आप समझते हैं कि नहीं नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन कम से कम आप जानते बूझते हुए तो जाएँगे ना उसके हुँ, अंदर। हाँ, ये तो बेसिक ब्लाइंडली तो नहीं प्रिंसिपल्स उतर गए। पता होंगे। हाँ, हाँ, आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि भई मुझे यहाँ से पैसे नहीं मिल सकते, एक सर्टेन पीरियड के अंदर, तो पहले ही पता है आपको। तो फिर यहाँ आपकी कॉल आ जाती है और ये कॉल उस वक़्त अच्छी होती है जब आपने पैसे ना पे किए हों। हुँ, एक दफ़ा पैसे आपने पे कर दिए तो आप तो गए। फिर तो आप ब्लॉक हो गए ना। बस फिर कुछ नहीं कर सकते आप। हुँ, अच्छा जी। फोर्स मेजॉर एंड डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। फोर्स मेजॉर कोविड टाइप इवेंट्स या ये जो ट्रेड वॉर चल रही है हमारी इस तरह के, ऐसे इवेंट जो कि इंसानी कंट्रोल में नहीं है। यानी मैं और आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? उस सिचुएशन में क्या होगा? और डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन क्या होगा? तो उसके अंदर क्या फेयरनेस मौजूद है या नहीं? या सारा का सारा जो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप ही पे आएगा? ये भी चेक करने की ज़रूरत हाँ। है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? लेट्स से अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो बायर के पास कोई ऑप्शन है कि वो ओमानी गवर्नमेंट के पास जाओ कहे कि भई आई नीड योर हेल्प?
हाँ, अगला वाला लिखा हुआ है, गवर्निंग लॉ हुँ, ओमानी लॉ है और वो हुँ, आप जा सकते हैं वहाँ के जो कोर्ट्स हैं। अब खासकर वो एक इन्वेस्टमेंट कोर्ट्स उन्होंने अभी नया एस्टैब्लिश किया है, जिसको अभी वो डाइवर्सिफ़ाई करेंगे तो रियल एस्टेट का स्पेसिफिक हो जाएगा। तो वो हुँ, सिर्फ़ यही वाले केस मैनेज करेगा। राइट। जर्नल कोर्ट नहीं होगा वो। स्पेशलाइज़्ड कोर्ट होगा जो कि इन्वेस्टमेंट्स के से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको रिज़ोल्यूट ये करेगा। तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डिलेज़ नहीं आएँगे फिर, वो फटाफट नहीं, जो है केस निपटाएँगे। ऑफ कोर्स और उनका बड़ा फोकस है इस चीज़ के ऊपर क्योंकि जब तक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और हम थोड़ी देर पहले ज़िक्र भी कर रहे थे ना, कि आगे वाले सेशन में हम एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, कि हुँ, ओमान के अंदर कौन-कौन सी लॉज़ हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं या कौन-कौन से लॉज़ आने वाले हैं, किन-किन पे काम चल रहा है, ताकि वो भी आपको क्लैरिटी मिले कि जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो फिर आपका बाहर निकलने का रास्ता क्या है उस हुँ, प्रॉब्लम से। तो लेकिन अभी तक ओमानी लॉ है जो कि इसको रूल करता है और उसपे लिखा हुआ भी होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि ये जो हम एग्रीमेंट बनाए हैं, ये अंडर द ओमानी लॉ बना हुआ है। तो हुँ, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस डॉक्यूमेंट से तो फिर आप ओमान के कोर्ट्स में जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं भाई ये एग्रीमेंट है इनका, ये उन्होंने मुझे दिया था और मुझे जो है वो एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, डिस्प्यूट है मेरा। तो वो फिर आपको एड्रेस करके देंगे। अच्छा उसके बाद मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी यासीन कि चिल्लर इंक्लूडेड है या नहीं। अब यहाँ पे भी ये देखने की जरूरत है कि वो जो सर्विस चार्ज है या मेंटेनेंस चार्ज का जो लफ्ज है वो कितना लोडेड है या अनलोडेड है। मतलब 3 चीजें कवर करते हैं या 10 चीजें लगी हुई हैं उसके साथ। हुँ, क्योंकि रेट पे भी डिपेंड करता है ना, किसी के रेट होते हैं कम। अब जैसे दुबई में 21-22 दरहम पर स्क्वायर फीट का भी रेट है दुबई में और 13 दरहम पर स्क्वायर फीट का भी रेट है। अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? हाँ, डबल का फ़र्क है। लेकिन डबल का फ़र्क क्या लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या एमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, जो भी रेट है। तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है कि सर्विस चार्ज से तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, स्विमिंग पूल मेंटेन करोगे, क्या कहते हैं, लिफ्ट्स मेंटेन करोगे, रिसेप्शन हुँ, पे कोई हज़रत बैठे हुए होंगे, सफाई करो पता होना चाहिए आपको हाँ। कि क्या-क्या चीज़ें और फिर मेरी ये भी कवर ना हो रही हैं। कि उसमें इंक्रीमेंट किस हिसाब से होगा? यानी कि हर साल मुझे लगता है वो भी बढ़ाएँगे ना? वो फिक्स तो नहीं होता सर्विस चार्ज? वो हर साल रिव्यू होता है। हाँ, और उसको भी बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टीज़ देख रही होती हैं। अच्छा यानी कि वो पहले नहीं, से नहीं बताते कि भाई इतने परसेंट हर साल एनुअल इंक्रीज़ होगा? वो आपको एंटीसिपेटेड तो बता देंगे, अच्छा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, क्योंकि अगर हुँ, 4 साल बाद बिल्डिंग डिलीवर होनी है, उस वक़्त क्या चीज़ों का रेट होता है, चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग तो नहीं बता सकते आपको। हुँ, लेकिन वो आपको एक रेट दे देंगे, देखिए आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें इतना रेट है, इसको आप डबल कर लीजिए 3 साल के बाद हाँ। या 4 साल के बाद, तो अपनी और ये भी होता है ना कैलकुलेशन कि उस हिसाब जितनी से आप बनाएँ। जितनी प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है, उस हिसाब से सर्विस चार्जेज़ और बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते जाते हैं, हाँ, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है ना, जितनी राइट। पुरानी होती है। ये अच्छा दोबारा उसके करना बाद पड़ेगा आपको स्क्रीन शेयर। बिल्कुल सर्विस चार्जेस को भी खोलें और हुँ, मेरे पास आता है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो है, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसके अंदर। हुँ, ये भी कर रहे हैं हम, ये भी कर रहे हैं हम, ये भी कर रहे हैं हम, नीचे गार्डन भी मेंटेन कर रहे हैं हम, सीढ़ियाँ भी साफ साफ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स भी लगे हुए हैं, उनको भी कभी भी खराब हो जाता है, तो इतनी सारी लिस्ट है। हुँ, उसके बाद हुँ, जब आपसे पैसे माँगते हैं तो देते हुए दिल भी नहीं दुखता हाँ, कि हाँ भाई, इतना काम कर रहे हैं तो चलो पैसे दे दो इनको। लेकिन एग्ज़ैक्टली। अगर वो काम कर रहे हैं 3 और पैसे माँग रहे हैं इतने ज़्यादा, तो आप कहेंगे भाई किस चीज़ के सर्विस चार्जेस ले रहे हो मुझसे तुम। हुँ, तो आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत है, सर्विस हाँ। चार्जेस को ब्लाइंडली ना पे कर दें। चेक करें कि सर्विस चार्जेस को में क्या-क्या चीज़ें लगी हैं। फिर आ जाता है रीसेल रिस्ट्रिक्शन। कुछ जगहों ये पे स्क्रीन वो शेयर दोबारा कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट 1 आवर हो रहा है तो इसको हमें रैप अप करना पड़ेगा जल्दी। बस अभी कर लेते हैं। बस खत्म होने वाला है। हुँ, तो रीसेल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है? और उसमें रीसेल रिस्ट्रिक्शन ये है कि कुछ जगहों पे वो आपको अलाउ करते हैं कि आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बेच सकते हैं प्रॉपर्टी अपनी। कुछ जगहों पे अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा। जी आप हैंडओवर लीजिए, हैंडओवर लेने के बाद जो मर्ज़ी आप करें इसके साथ। हुँ, लेकिन ड्यूरिंग हैंडओवर हम नहीं बेच देंगे आपको। राइट। कुछ लोग अलाउ कर देते हैं। अच्छा, जब वो अलाउ करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपकी तो वो नहीं हुई हुई ना, टाइटल डीड तो नहीं हुई हुई आपकी। हम हुँ, ओनर हैं इसके, ठीक है? तो हम क्योंकि आप किसी और को बेच रहे हैं तो 2% हम चार्ज करेंगे अच्छा उसका। वो भी रखते हैं अपना कमीशन। हुँ, वो अपना रखते हैं क्योंकि वो भी तो हुँ, प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना। राइट। तो वो भी पैसे बनाते हैं अपने उसके। भई हम हाँ, नया डॉक्यूमेंट इश्यू करेंगे, एग्ज़ैक्टली इधर भी एडमिन ऐसे ही लगेगा होता है। हमारा, सब चीज़ें लगेंगी तो हाँ, हम 2% चार्ज करेंगे। इधर भी ऐसे होता है उसको कहते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट यानी कि आप असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर रहे हैं किसी और सेलर को। ठीक है, तो उसमें बाज़ औक़ात बिल्डर जो है ना वो फ़ी चार्ज करता है बस असाइनमेंट की। या ये यहाँ 2% हुँ, है। हाँ,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कीजिए, प्रॉपर्टी तो आपने ले ली, आप वो कह रहे हैं भाई तो आप मॉर्गेज नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भाई? हुँ, हमें तो, मैंने लीज ही ली थी कि मैं मॉर्गेज कराऊंगा इसको। नहीं 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 नहीं, ये तो आप हमें फुल पेमेंट करें हैंड ओवर पे। हुँ, इससे होता है ना 60-40। हाँ, तो कुछ जगहों में पता चला वो इसलिए आप मॉर्गेज नहीं करा सकते क्योंकि उनकी अपनी फंसी हुई है, राइट, लैंड क्लियर नहीं है, बैंक इन्वॉल्व होगा तो सब चीजें चेक करेगा। हाँ, तो ये भी आपको क्लियर करने की जरूरत है कि जी मुझे लिख कर दो कि मैं इसको मॉर्गेज करा सकता हूँ इतने 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 साल इम्पोर्टेंट के पॉइंट है बाद। काफ़ी। हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना तो फंस जाएंगे आप वहां जाके कि हुँ, मैंने तो सोचा था मैं मॉर्गेज कराऊंगा, आप मुझसे 40% मांग रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है 40%। हाँ, तो ये देखने की जरूरत है आपको। उसके बाद फिर आपने किराए पे देनी है, तो उस पर लिखा हुआ तो नहीं कि आप किराए पे नहीं दे सकते, सिर्फ आप खुद ही रहेंगे। हम अलाउ कर रहे हैं कि ओनर खुद रहेगा, किराए पे नहीं दे सकते। हुँ, ये भी हो सकता है। तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत है उनसे कि भाई मैं लीज कर रहा हूं, तो क्या मैं लीज कर हाँ। अलाउ कर रहा हूँ लीज करना, या अलाउ नहीं कर रहे लीज और मेरे ख़्याल करना। में एक एक चीज़ इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप चेक कर सकते हैं कि आप उसको शॉर्ट टर्म लीज़ पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। यानी कि एयरबीएनबी इसकी अगर आपको अलग से चलाना है, परमिशन होती है। हाँ, तो ये भी बाज़ है। औक़ात बिल्डर जो है वो उस पे एतराज़ करता होगा। एनओसी मिल जाएगा तो आपको लाइसेंस मिलेगा। हुँ, वेरी उनको इम्पोर्टेंट। उनको बिल्डिंग एनओसी चाहिए होता है उसके लिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं अलाउ करती, कि भाई हमारे यहाँ तो फैमिलीज रहती हैं, हुँ, और यहाँ तो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तो लड़का पार्टी आती है एयरबीएनबी पे, हाँ, हम तो नहीं दे रहे हैं इसको। हुँ, हुँ, फिर इम्पोर्टेंट तो पॉइंट, आप कैसे दे देंगे अपनी प्रॉपर्टी को विदाउट देयर परमिशन? तो एनओसी चाहिए होता है उनको राइट। इसके लिए। अच्छा जी, बोनस, इसको भी क्विकली देख लेते हैं। एक तो ऑल्टरेशन राइट्स होते हैं। अच्छा, ये क्या भला है? भला ये कि जब आपको एसपी आता है ना, तो उसमें एक एक ड्राइंग का सेट पहले से बना हुआ होता है, ठीक है? लेकिन जब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है तो हो सकता है वो ड्राइंग्स चेंज हो जाए, राइट, किसी भी रीजंस की वजह से। यानी हाँ, हमने जगह कैलकुलेट सही नहीं की, यहाँ पाइप निकल आया, जमीन पे कोई इशू आ गया, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी रीजन कि पता चला उनको ड्राइंग्स चेंज करनी पड़ गई आपकी। अब ड्राइंग चेंज करनी पड़ गई तो कुछ लोग कहते हैं भाई जितना चेंज आएगा 1 रुपया हम नहीं देंगे आपको, हुँ, राइट? वो, या कोई ये कहता है कि जी अगर 5% चेंज आता है, विद इन 5%, तो नो चार्ज, मैं आपसे चार्ज नहीं हुँ, करूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर 5% से ऊपर चेंज आएगा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। राइट, यानी फर्ज करें आपकी स्पेस थी 100, मैंने इसको कर दिया 105, मैं नहीं चार्ज कर रहा आपसे कुछ, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं 5%। लेकिन अगर ये हो गई 108, तो आपको 8% का पे करना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि या कम जगह हो गई। कम या कम होगी तो मैं पैसे हुँ, वापस करूंगा। हाँ, अब तो ये भी आपको देखने की जरूरत है कि उसमें ऑल्टरेशन राइट्स दिए हुए या नहीं दिए हुए, राइट, क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज चेंज हो सकती है, हुँ, क्योंकि फ्लूइड है ऐसा ना। होता ऐसा है। होता है कि भाई हाँ, वो, अब हमारा थी, अब भाई पाकिस्तान के केस एक थी प्रॉपर्टी है, बल्कि दो दो बेड की थी, 3 बेड की कर दी उन्होंने, कर दी 3 बेड की कर दी। फिर हमने ऊपर से पैसे दिए ना उनको, हुँ, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो 3 बेड की होगी, 2 बेड की नहीं हो सकती, हमने हमारी ड्राइंग ही चेंज हो गई है सारी। राइट, राइट, अब हम बैठे बैठे 2 बेड से 3 बेड में चले गए, लेकिन पैसे भी ऊपर देने पड़े हमें। हाँ, तो ये भी होता है। होता है, अच्छा, ऐसा होता है। फिर उसके बाद ये देखिए कि वो ट्रांसफर फीस कितनी है उसकी, जैसे मैं कहा था 2% थी, कुछ लोग 5-5% तक भी चार्ज करते हैं, चार हुँ, परसेंट भी चार्ज करते हैं। तो ये भी जरूरी है, भी उससे नेगोशिएट करेंगे भाई तुम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो, क्योंकि उससे जितनी ज्यादा इसकी फीस होगी इतना ही मुश्किल उसको बेचना हो जाएगा, हुँ, क्योंकि फी आपने तो पे करनी नहीं है, हाँ, बायर ने पे करनी है, राइट? अब बायर ये फीस भी पे करे, फिर वो टाइटल डीड ले तब भी वो पे करे, हुँ, तो उसके लिए तो एडिशनल होगी ना चीज ये, दो बिल्कुल, परसेंट ये, 5% वैट, 3% टाइटल डीड, हाँ। तो तो ये तो आठ। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि आप आपके पास सरप्राइज़ ना हो ना फिर जब आप जाएँ। हाँ, मतलब इट मेक्स हाँ, बिजनेस सेंस एज वेल ना, हाँ, आपका प्रॉफिट कनेक्टेड है ना इसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। 8% प्रॉफिट प्रॉफिट तो गवर्नमेंट लेके खा पी के बैठ गई, अब आपके लिए क्या हुँ, बचा? हाँ। तो और ये ये, भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप जिस दिन आपने प्रॉपर्टी क्लोज़ की, आपकी प्रॉपर्टी 8% नीचे हो गई, क्योंकि नीचे हो गई, आपने वो गवर्नमेंट को दे दिया ना, तो अगर ऐसे आप ही है, लेट्स से बेचने जाएँगे तो 8% तो चलेगी उसमें से। बस बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, तो आप तो -8% से ऊपर जाना है आपको। तो हाँ, आपको अगर कोई कह रहा है कि यार मैं तुम्हें 10% दे देता हूँ, तो 10% नहीं मिल रहा आपको, 2% 2% मिल मिल रहा है। रहा है। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज सारी समझने की बात है। उसके बाद ये कि हुँ, ये कंफर्म के बायर का राइट है प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का। ये हुँ। मैंने बाद में इसलिए भी लिखा है, पहले भी मैंने बताया था, बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इनको हाँ, अगर आप अगर नहीं बिल्डर कहे एड्रेस कि नहीं भई, करेंगे ये तो सिर्फ़ तो, होम ओनर्स के लिए है, फिर आप फँस गए। हाँ,
हुँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि वो और क्या है वो है दूसरा ये कि कुछ डेवलपर आपको दे रहे हैं पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान, हुँ, यानी 5 साल का पेमेंट प्लान और 3 साल की डिलीवरी। अब 3 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं? क्या आप खुद रह सकते हैं या आप रेंट पे हुँ, भी दे सकते हैं? हाँ, इसमें तो लिखा ही नहीं रेंट पे दे सकते हैं। हमने तो आपके लिए दी थी, आप खुद रहते। हुँ, वरना हम देते ही नहीं आपको, तो ये क्लियर करने की आपको आपको ज़रूरत है। उसके बाद कार पार्क है। बहुत से लोग कार पार्क भूल जाते हैं कि भई प्रॉपर्टी के साथ तो कार पार्क भी है ना, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा मैं? हाँ, या तो कार पार्क उन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर, ऑलरेडी प्राइस के अंदर, या हुँ, नहीं है तो खरीदनी पड़ेगी आपको। ओह! अच्छा, तो हाँ, हुँ, ये भी होता है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडियोज़ होते हैं जिसमें कार पार्क नहीं होता, हुँ, क्योंकि उनकी प्राइस छोटी करनी होती है ना, तो वो बिल्कुल छोटी कर देते हैं प्राइस। उनसे कह देते हैं कि भई अगर तुम्हें कार पार्क चाहिए तो पैसे और दो। इंटरेस्टिंग, हुँ, तो और फिर अगर 2 बेड हैं तो क्या एक ही कार पार्क होगा? हुँ, ये 2 कार पार्क होंगे, 3 बेड है तो 4 कार पार्क होंगे या 3 कार पार्क होंगे। तो हुँ, ये भी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली ओमान में विंटर तो बड़े अच्छे होते हैं सबके, आराम से 20, 22, 18, लेकिन 16 ये समर में होता है ना शुरू होता है विंटर ना? हुँ, ओमान का। लेकिन जब गर्मी पड़ती है 46, तो आप गाड़ी तो नहीं बाहर खड़ी करेंगे ना अपनी। हाँ, वो तंदूर बन जाएगी। तो एब्सोल्युटली तंदूर बनी हुई होती है भाई, हुँ, एब्सोल्युटली। तो इसलिए ओमान में बहुत मैटर करता है कि गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी होती है। हाँ, और बिल्कुल। सुबह 7 बजे भी इतनी गर्मी होती है भाई कि सुबह जो एसी है ना उसका, आप जब हुँ। चलाते हैं, तो 4-5 मिनट तक तो एसी को समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल क्लूलेस होता है वो। ऐसी गर्म हवा फेंक रहा होता है। हाँ, सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर वो गाड़ी धूप में खड़ी हुई है तो, ये बात कर रहा हूँ। मेरा वैसे ही ऑफ़िस जैसे की कराची में, हाँ। नहीं, नहीं, कराची का कंपैरिज़न वहाँ की गर्मी से नहीं अच्छा, है ओमान की। मुझे लगता है कराची का नो, वेदर नो, सिमिलर होगा नो। मुश्किल से। हुँ, ना, ना भाई, ना, ना। वहाँ की तो क्योंकि खुश्क डिस्टेंस है ही गर्मी नहीं है। दोनों का, मतलब क्या आप आधे घंटे की फ्लाइट में पहुँच जाते हैं। बट ये रेगिस्तान है और यहाँ माउंटेन्स हैं, यहाँ की हुँ, गर्मी ज़्यादा है। अच्छा। 46 तक जाता है, खुश्क है। और फिर दिन में वो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करती हैं गर्मी, हुँ। और रात को वो चीज़ें फेंकती हैं गर्मी। कंक्रीट सारा रात वही को फेंकता है ना। हुँ, रात को आप नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते सड़क के ऊपर, हुँ, रात को इतना टेम्परेचर होता है। एनीवे, फिर स्नैकिंग विज़िट्स कितने हैं स्नैकिंग विज़िट्स? 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हुँ, हैं, 1 ही करना है। हाँ। स्नैकिंग इंस्पेक्शन, ये फर्ज़ करें आप कहते हैं ना मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में दिखता हुआ जाऊँगा। भाई सिर्फ़ 1 विज़िट कर सकते हैं आप, अलाउ ही नहीं कर हुँ, रहा आपको विज़िट करना। हाँ, ये भी आप कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि भई मैं प्रोग्रेस 4 साल से खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, खुद राइट। जाता हूँ देखने के लिए प्रॉपर्टी। होता है ना लोगों हुँ, को चाहिए होता है सैटिस्फैक्शन, मैं खुद देख रहा हूँ प्रॉपर्टी। वो पता चला उन्होंने आपको अलाउ ही नहीं किया कि आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है उनसे। हुँ, वो भी और स्नैकिंग विज़िट्स भी कितने हो सकते हैं। उसके बाद पोस्ट हैंडओवर जो वारंटी है, वो कवर हुई भी या नहीं हुई भी? हाँ, वही जो हमने बात की थी इंस्पेक्शन वाली, ये बड़ा क्रिटिकल है, पता चला वरना आपके सर पे गिर जाएगी वो चीज़ जो बहुत ही महँगी होगी, पता चला मोटर खराब हाँ, हो गई उसकी हाँ। या एसी खराब हो गया उसका। या दीवार से पानी गिरना शुरू हो गया, छत दीवार से गिर गई। पुरानी किस्म हाँ, के जी पूरी दीवार, और वो पड़ोसी भी परेशान, आप भी परेशान, हाँ। 2 लोगों का नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके लिए देखना ज़रूरी है। फिर ड्यूल ओनरशिप, यानी आप और अपनी बेगम के साथ लें प्रॉपर्टी ओमान में या अलग-अलग लें? हुँ, यानी या सिर्फ वन एक बंदा ले ले। तो मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ड्यूल ओनरशिप के ऊपर लीजिए। हाँ, ताकि आपकी रेज़िडेंसी का उसमें फ़ायदा हो ना। हाँ, आपको हाँ, एडवांटेज हो जाए, बेगम बच्चों की लगी रहे इसके हुँ, ऊपर। आपको अगर काम करना है तो अपनी चेंज करा लें, अकामा मिल जाएगा आपको, बिज़नेस करना है वो, बेगम बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। हुँ, उनकी जो है वो लगी रहे, क्योंकि अगर उनकी आपकी लगी हुई और उनकी नहीं लगी हुई भी, तो उनकी जो लगी हुई है वो आप ही की बेसिस पे लगी हुई है। हाँ, तो इसलिए उनको अलग कर दीजिए आप, ठीक है भाई, ये राइट। मेरी ड्यूल ओनरशिप है वहाँ पे। तो ये कुछ बोनस पॉइंट्स है, ऑब्वियसली ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बहुत सारी चीजें जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आने वाले किसी सेशन में और डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन ये बेसिक वो था, प्रेमिस था, जो हुँ, कि हमने और ये अप्लाई होगा दुबई में भी बहुत हद तक ना, जी, 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 क्योंकि जी, आई हमने थिंक तो ओमान को फ़ोकस किया, 99% लेकिन ऑफ अप्लाई कोर्स होगा, जितनी भी टर्म्स क्योंकि एंड सर्टेन कंडीशंस लॉज़ होंगी, वगैरह डिफरेंट होंगे, हाँ, वो वो दुबई में समय अप्लाई होंगे। तो जो बिल्कुल। देखने वाले लोग हैं वो इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाएँगे, तो आपको बहुत सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे, जो आपने सोचा नहीं होगा कि यार ये भी था, ये भी था। तो इस तरह की इन तमाम चीज़ों का आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, बिफोर यू एक्चुअली साइन एंड बिफोर यू सेंड एनी पेमेंट। तो मोहसिन भाई, बड़ा आपने इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अपनी फ्यूचर एपिसोड में, जिसमें हम थोड़ा-सा बताएँगे कि जो बायर्स के लिए प्रोटेक्शन है वो क्या है?
अगर हुँ, बायर किसी डिस्प्यूट में फँस जाता है तो क्या करे वो? वो किसके पास हुँ, जाए? किससे मदद माँगे? आपने ओमानी कोर्ट्स का ज़िक्र किया तो उसका प्रोसेस थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट किसी एक वीडियो के अंदर, ताकि बायर्स को ये पता हो कि भई मेरे पास प्रोटेक्शन क्या है अगर मैं कहीं फँस जाता हूँ, तो मेरे पास जो लोकल लॉज़ हैं वो मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी हुँ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फॉरेनर्स को समझने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, वहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ हैं। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीपीए और एक है यही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड हुँ, अर्बन प्लानिंग मोहप, राइट? सो सीपीए जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, कोई इश्यू आ गया और हाँ, आपका डिस्प्यूट है तो आप सीपीए के पास जाएँगे। कोई खाना-वाना आपने खाया, तबीयत खराब हो गई आपकी, आप गए वहाँ जाएँगे। लेकिन जो कोई भी रियल एस्टेट के रेलेवेंट कोई इश्यूज खड़े होते हैं, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग होना होना चाहिए। हुँ, क्योंकि वो इनको रेगुलेट करते हैं। उनको राइट। सारे डेवलपर्स का पता है, इन्स और आउट, उनको सब पता है कि कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसके पास क्या परमिशंस हैं, किसके पास क्या परमिशन नहीं है। तो कोई भी अगर आपके ज़हन में ऐसी चीज़ है या आप वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भई हुँ, इस डेवलपर के साथ मैं इन टच हूँ, तो मैं किसको अप्रोच करूँ? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग की वेबसाइट है। वहाँ पे आप उनको फ़ोन कीजिए, आप उन्हें ईमेल कीजिए या फॉर्म फिल कीजिए उनका, लेकिन वो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे किसी भी चीज़ के लिए, क्वेरीज़ हुँ, के लिए भी और कंसर्न्स के लिए भी, ये कंप्लेन हुँ, अगर आपके पास कोई है तो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसको रीच आउट करना है इन केस कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो। ठीक है। डन। ठीक है, ज़बरदस्त, काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन। इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच मुहसिन भाई। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया यासीन, थैंक यू।